हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो क्लास 10 के साइबर सेफ्टी एंड एथिक्स चैप्टर को एक्सप्लेन करेगी। ये चैप्टर दो टर्म साइबर सेफ्टी और एथिक्स से मिलकर बना है, जिसमें साइबर सेफ्टी यानी कि इंटरनेट को सेफ और रेस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करने का एक रास्ता बताया गया है। अब हम इसकी दूसरी टर्म समझते हैं। इंटरनेट को एक तरह से साइबर वर्ल्ड भी कहा जाता है। आजकल सभी लोग इंटरनेट का यूज अपने अपने तरीके से करते हैं, जिसमें कई लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करके लोगों की इंफॉर्मेशन को भी चोरी करते हैं, उसे डिलीट करते हैं या फिर उस इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करते हैं। ऐसे में यदि आपको अपनी डिवाइस को ऐसे लोगों से बचाना है तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, जिसे साइबर एथिक्स कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तो था साइबर सेफ्टी एंड एथिक्स का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इट इज द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। यानी ई कॉमर्स एक माध्यम है, एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जिसमें हम गुड्स को खरीद और बेच सकते हैं और हम लोग सर्विसेज को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कहाँ पर? इंटरनेट पर। ई कॉमर्स हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ई कॉमर्स के अपने कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब हम इसके कुछ एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। पहला है इंक्रीज कन्वीनियंस, मतलब ये बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है। इसमें लिखा हुआ है कस्टमर्स कैन फाइंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर विदाउट लीविंग देयर होम्स। कस्टमर्स यानी ग्राहक इसमें क्या कर सकता है? इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी सर्च कर सकता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें देख सकता है अपने बिना घर को छोड़े। जिस तरीके से मान के चलिए, अगर हमको कोई कपड़े खरीदने हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में हम जा करके आराम से, बहुत सारी साइट्स हैं, अमेजन वगैरह हैं, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा वैरायटी कपड़ों की देख सकते हैं अपने आराम से घर पे सोफे पे बैठे बैठे। अगला इसका पॉइंट है ग्रेटर चॉइस। ग्रेटर चॉइस का मतलब ये है कि सपोज अगर हम लोग नियर बाई शॉप पर जाते हैं और हम उनसे कहते हैं कि भैया ये वाले कपड़े दिखाओ, ये वाले कपड़े दिखाओ, ये कपड़े दिखाओ, तो वो एक तरीके से बोर हो जाता है और वो हम पे कभी कभी गुस्सा करने लगता है। लेकिन अगर आप लोग ई कॉमर्स साइट्स का यूज़ कर रहे हो तो आप आराम से, जब तक आपका दिल ना भरे तब तक आप बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हो। कॉस्ट इफेक्टिव, ये सबसे मेन इसका एडवांटेजेस है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये हुआ कि ई कॉमर्स साइट्स पर क्या है, एक तरीके से कंपटीशन का दौर है, तो सारे लोग यही कोशिश करते हैं कि मोस्टली कस्टमर्स हमसे परचेज करें, तो इसलिए वहाँ पर कॉस्ट जो है वो बहुत कम रहती है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिटेल। यदि आप ई कॉमर्स साइट से किसी भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हो तो उस प्रोडक्ट की आपको सारी की सारी डिटेल वहाँ मिल जाएगी। किस टाइप का मटेरियल है, कैसा क्या मटेरियल है, और लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, किस कलर में, ये सारी की सारी आपको डिटेल वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। और नेक्स्ट है कस्टमर रिव्यू। कस्टमर रिव्यू का मतलब ये हुआ, यदि आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो तो वहाँ पर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कस्टमर्स के रिव्यूज़ होते हैं। रिव्यूज़ आपके अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, तो आप उन रिव्यूज़ को पढ़ लें पहले कि ये प्रोडक्ट कैसा है। ये रिव्यूज़ वो लोग करते हैं जो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर चुके होते हैं या फिर उन्होंने इस प्रोडक्ट को खरीद लिया हो पहले से। तो ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स से रिलेटेड थी और ई कॉमर्स के फ़ायदे थे। अब हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटी प्रोविजंस इन ई कॉमर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ई कॉमर्स में सिक्योरिटी के क्या क्या प्रावधान हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ई कॉमर्स में सिक्योरिटी सबसे गंभीर मुद्दों में से एक है। ई कॉमर्स सेगमेंट में आइडेंटिटी की चोरी करना और पेमेंट की धोखाधड़ी जैसे मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। स्टोर मालिकों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वो अपने ग्राहकों को सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। यदि सिक्योरिटी के साथ थोड़ा भी कंप्रोमाइज हुआ तो ऐसे में कस्टमर का ई बिजनेस से भरोसा उठ जाएगा। ई पेमेंट या फिर ट्रांजैक्शन के लिए कुछ पॉइंट्स अब हम आपको समझाते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब क्या हुआ, एक तरीके से गोपनीयता। इसमें लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन किसी भी
अनऑथराइज पर्सन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ट्रांसमिशन के दौरान इंफॉर्मेशन पकड़ी भी नहीं जानी चाहिए। अगला इसका पॉइंट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब एक तरीके से ये हुआ कि बिना हेर फेर करना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेटवर्क पर ट्रांसमिशन के दौरान इंफॉर्मेशन में चेंजेस भी नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा इसका जो पॉइंट है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तीसरा है इसकी अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन जहाँ भी और जब भी आवश्यक हो दी गई समय सीमा के भीतर ही उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका पॉइंट है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब एक तरीके से ये हुई सत्यता। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी यूज़र को अपनी आवश्यक जानकारी देने से पहले उसे जेन्युइन प्रूफ करने के लिए एक मैकेनिज्म भी होना चाहिए। और बाद में है इंस्क्रिप्शन नॉन रिप्यूटेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर किसी भी चीज़ को खरीद रहे हो तो ये नहीं कि आप उसको मना कर दो कि नहीं साहब ये मैंने परचेज नहीं करा, या फिर कोई भी आप उस चीज़ को नकारो कि नहीं ये मेरे द्वारा नहीं हुआ। अगला पॉइंट है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन शुड बी इंस्क्रिप्टेड एंड डिस्क्रिप्टेड बाय एन अनऑथराइज्ड यूज़र। ये एक प्रोसेस है, इसको मैं भी आगे समझाऊंगा। फिर इंस्क्रिप्शन के बाद जो अगला पॉइंट है वो है ऑडिटेबिलिटी। इसमें लिखा हुआ है डाटा शुड बी रिकॉर्डेड इन सच अ वे दैट इज कैन बी ऑडिटेड फॉर इंटीग्रिटी रिक्वायरमेंट। यानी जो भी हमारा डाटा है उसका चाहे जो भी लेन देन हुआ उसका क्या होना चाहिए, उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे किससे रिलेटेड हैं? ये सारी चीज़ें हमारी सिक्योरिटी प्रोविज़न इन ई कॉमर्स, यानी ये सारी चीज़ें हमारी होनी चाहिए। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं मीजर्स टू इंश्योर सिक्योरिटी। मीजर टू इंश्योर सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के कौन कौन से उपाय हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई कॉमर्स सिक्योरिटी उन प्रिंसिपल या सिद्धांतों को रेफर करता है जो इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री की परमिशन देने वाले सेफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के लिए गाइड करते हैं, लेकिन इसमें शामिल लोगों के लिए सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए प्रोटोकॉल भी होते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें पॉइंट है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है कि इंस्क्रिप्शन इन साइबर सिक्योरिटी इज द कन्वर्जन ऑफ डाटा फ्रॉम अ रीडेबल फॉर्मेट इनटू एन एनकोडेड फॉर्मेट। Encrypted data can only be read or processed after it been decrypted। यानी इंस्क्रिप्शन में क्या है? इंस्क्रिप्शन में हम लोग ओरिजिनल डाटा को इंस्क्रिप्टेड डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि कोई हमारे मैसेज को या हमारे डाटा को चोरी ना कर ले, और अगर वो चोरी भी कर लेता है तो उसको वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो इंस्क्रिप्टेड डाटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है समझने के लिए। फिर क्या होगा? फिर जब जैसे सपोज डाटा हमारा इंस्क्रिप्शन हो गया, उसके बाद वो डाटा रिसीवर तक पहुंचेगा, फिर वहाँ पे वो डाटा जो होगा वो डिस्क्रिप्टेड होगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ मान के चलिए कोई हमारा प्लेन टेक्स्ट है, सेंडर के थ्रू वो यहाँ सेंड हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पे वो डाटा इंस्क्रिप्शन होगा। इंस्क्रिप्शन होने के बाद क्या होगा? जो इंस्क्रिप्टेड डाटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरीके से उसको हम लोग सिफर टेक्स्ट बोलते हैं। इंस्क्रिप्टेड इंफॉर्मेशन को सिफर टेक्स्ट बोलते हैं। तो जब ये डाटा हमारा सेंड हुआ तो इंस्क्रिप्शन के बाद जब ये रिसीवर तक पहुंचा तो ये इसको डिस्क्रिप्शन भी होना पड़ेगा, तभी तो जो रिसीवर है वो उसको समझ पाएगा। उसके बाद जब ये डिकोड हो जाएगा तब ये प्लेन टेक्स्ट में फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम लोग बात करते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट की। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है? डिजिटल सर्टिफिकेट एक तरह से आइडेंटिफिकेशन की डिजिटल फॉर्म में होता है, जैसे आईडी कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। डिजिटल सर्टिफिकेट को पब्लिक की सर्टिफिकेट या फिर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड होता है जो किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था को पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी PKI का इस्तेमाल करके इंटरनेट पर सुरक्षित तरीके से डाटा का ट्रांसमिशन करने की परमिशन देता है। अब हम
अगला पॉइंट इसका बात करते हैं SSL। SSL की फुल फॉर्म सिक्योरिटी सॉकेट लेयर है। SSL एक इंस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट में यूज किया जाता है। ये प्रोटोकॉल इंटरनेट ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं जो इंटरनेट यूज़र को परमिशन देता है कि वो अपने प्राइवेट डाटा को दूसरे वेबसाइट के साथ अदला बदली या फिर ट्रांसफ़र सिक्योर या सेफ तरीके से कर सके। अगला पॉइंट इसका है सेट। सेट में क्या लिखा हुआ है हम आपको सेट भी समझाते हैं। सेट की फुल फॉर्म सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है। सेट एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड है जिसका यूज़ इंटरनेट में क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। सेट खुद एक पेमेंट सिस्टम नहीं होता बल्कि एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का एक समूह होता है जिसमें यूज़र का एक ओपन नेटवर्क में सिक्योर तरीके से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करना होता है। आगे हम लोग बात करते हैं फायरवॉल की। A firewall is a software used to maintain the security of a private network। यानी फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे प्राइवेट नेटवर्क पर हम लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फायरवॉल के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। फायरवॉल कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यवस्था है जो सभी तरह के कंप्यूटर और उसके नेटवर्क को हैकर्स और मालवेयर से बचाकर रखता है। फायरवॉल हमारे कंप्यूटर को आक्रामक सॉफ्टवेयर से बचाता है जो कि चुपके से हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं और सभी पर्सनल डिटेल उस सॉफ्टवेयर को भेजने वाले हैकर्स के पास पहुंचा देते हैं और इसका वो बहुत गलत फ़ायदा उठाता है। तो यानी फायरवॉल जो है वो हमें अनऑथराइज एक्सेस से भी बचाता है, हमारे प्राइवेट नेटवर्क पर हमको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। अगला हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर की। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिजिटल सिग्नेचर्स आर लाइक इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स। डिजिटल सिग्नेचर्स जो है एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स की तरह है। यहाँ पे और आपको डिजिटल सिग्नेचर के बारे में मैं बताता हूँ। डिजिटल सिग्नेचर एक डिजिटल मैसेज या डॉक्यूमेंटेशन की ऑथेंटिकेशन को शो करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है। यह एक वैलिड डिजिटल सिग्नेचर एक प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर को यह विश्वास देता है कि मैसेज एक सेंडर के द्वारा ही बनाया गया था। यह डिजिटल साइन किया हुआ एक विशेष कोड होता है जिसका यूज किसी भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन की ऑथेंटिकेशन के लिए किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर हाथ के द्वारा किए गए सिग्नेचर की ही तरह होता है, परंतु हाथ के द्वारा किए गए सिग्नेचर विश्वसनीय और सुरक्षित नहीं होते, जबकि डिजिटल सिग्नेचर विश्वसनीय तथा सुरक्षित होते हैं। ऑथेंटिकेशन कंफर्म करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर कुछ प्रकार के इंस्क्रिप्शन पर डिपेंड करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी मेथड पर आधारित होते हैं। तो ये तो था आपका डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी SHTTPS। SHTTPS जो है वो आपके STTP का ही एक्सटेंशन होता है। यहाँ पर ये क्या काम करता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि HTTP इंटर प्रोटोकॉल विद पब्लिक की इंस्क्रिप्शन authentication and digital signature over the internet. Secure HTTP support multiple security mechanism provide security to the end user. यानी HTTP का सिक्योर वर्जन ही SHTTP है। ये कई एक तरीके से हम लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी में सपोर्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का मतलब ये हुआ कि किस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो वो सिक्योर हो। यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ अ सिक्योर प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय मास्टर कार्ड एंड वीज़ा इन कोलैबोरेशन। यानी कम्युनिकेशन में ये क्या है, एक सिक्योर प्रोटोकॉल है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स आपको होने चाहिए और आपकी समझ आनी चाहिए। पहला है कार्ड होल्डर डिजिटल वॉलेट सॉफ्टवेयर, मर्चेंट सॉफ्टवेयर, पेमेंट गेटवे सर्वर सॉफ्टवेयर और सर्टिफिकेट अथॉरिटी सॉफ्टवेयर। ये सारी चीज़ें
आपके पास होने चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं कि फ्रॉड इन ई कॉमर्स। फ्रॉड इन ई कॉमर्स का मतलब ये हुआ कि ई कॉमर्स में फ्रॉड जो है वो किस किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिजिटल कन्वर्जेंस, स्मार्टफोन के नए नए फीचर्स और इंटरनेट की हाई स्पीड ने बिल्कुल पेमेंट मार्केट को ही बदल दिया है। आजकल तुरंत एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी का ट्रांजैक्शन मिनटों में ही हो जाता है। किसी भी सामान को खरीदने या बेचने के बाद तुरंत ही ऑनलाइन पेमेंट का ट्रांजैक्शन हो जाता है। लेकिन इन सभी के बावजूद हमें एक हमेशा से डर लगा रहता है, वह है फ्रॉड। तो चलिए हम ई कॉमर्स में जो फ्रॉड हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आखिर ई कॉमर्स में कौन कौन से फ्रॉड हो सकते हैं। तो पहला फ्रॉड जो है वो है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब ये हुआ कि आपकी पहचान को चुरा लेना। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, Identity theft is a serious crime. It occurs when your personal information is stolen and used without your knowledge to commit fraud or other crime. आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा लेना बिना आपकी परमिशन के, बिना आपकी जानकारी के, और उस इंफॉर्मेशन का किसी दूसरी जगह गलत इस्तेमाल करना, ये ही आइडेंटिटी थेफ्ट है। अगला हम पढ़ते हैं क्लीन फ्रॉड। क्लीन फ्रॉड क्या है? इस फ्रॉड में पर्सन शॉपिंग करने के लिए चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड डाटा का उपयोग करता है, फिर ट्रांजैक्शन में हेरफेर करता है जिससे चोरी पकड़ी ना जाए। नेक्स्ट है फ्रेंडली फ्रॉड। फ्रेंडली फ्रॉड और सो नन एज फ्रेंडली फ्रॉड चार्जबैक। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे सपोज आपने कोई ई कॉमर्स साइट से कोई भी प्रोडक्ट को खरीदा। जब आप उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, पेमेंट आपका कट गया और जो साइट है जहाँ से आपने प्रोडक्ट खरीदा वहाँ तक पहुँच गया। मान के चलिए अगर आपको उस जो आपने खरीदा है उसको वापस रिटर्न करना है तो आप वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हैं और फिर वहाँ से जहाँ से आपने इस प्रोडक्ट को खरीदा है वो भी पैसे आपको रिटर्न कर देते हैं। लेकिन इन सब में वो जो पैसा है वो आपके हाथ में नहीं आता, आपकी बैंक से कटता है और बैंक में ही वापस वो रिटर्न होकर आता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो अमेज़न साइट्स हैं या और भी कोई ई शॉपिंग साइट्स हैं या ई कॉमर्स साइट्स हैं, वो जब वो पैसा वो तो रिटर्न कर देती हैं लेकिन वो पैसा आपके बैंक तक नहीं पहुँच पाता। बीच में ही कोई उस पैसे को एक तरीके से पकड़ लेता है। तो इस टाइप का जो फ्रॉड होता है वो फ्रेंडली फ्रॉड कहलाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। अगला है इसका फिशिंग। फिशिंग क्या है? फिशिंग तरीके से जालसाजी है जिसमें आपको धोखाधड़ी या फिर कुछ ऐसे अट्रैक्टिव तरीके से आपको फंसाया जाता है जिसको आप बड़े आसानी से बिना समझे उसमें आप डायरेक्ट कूद जाते हैं। एक तरीके से मैं आपको समझाऊं कि कोई एक ऐसा मैसेज जिस मैसेज को देखकर आप ललचा जाएं और तुरंत वहां पर क्लिक करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भर दें और फिर पता चले इससे आपका नुकसान हो, तो ये सारा प्रोसेस क्या है? फिशिंग है। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉलवेयर के बारे में बात करते हैं। मॉलवेयर का पूरा नाम मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब है खराब सॉफ्टवेयर जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और अगर एक बार ये आपके सिस्टम में आ गया तो ये आपके सिस्टम को पूरी तरीके से खराब कर सकता है। मॉलवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस सॉफ्टवेयर को हैकर्स कंप्यूटर से पर्सनल डाटा चोरी करने के लिए डिजाइन किया जाता है। हैकर्स की भाषा में मॉलवेयर टर्म्स का यूज वायरस, स्पाईवेयर और वार्म आदि के लिए किया जाता है। ये तीनों वायरस के ही रूप हैं। मॉलवेयर आपकी निजी फाइलों तक पहुंचकर उन्हें दूसरी किसी डिवाइस में ट्रांसफर कर सकता है। इसके जरिए हैकर्स आपकी सूचनाएं, फोटोज, वीडियोस, बैंक या अकाउंट डिटेल, इन सब से जुड़ी जानकारी को चुरा सकते हैं। अब हम बात करेंगे वायरस की। तो वायरस के बारे में है, कंप्यूटर वायरस एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे आपके कंप्यूटर के ऑपरेशन को और कंप्यूटर के डाटा को डिलीट करने या फिर नुकसान पहुंचने के लिए बनाया जाता है। कंप्यूटर वायरस हमारे जानकारी के बिना ही
सिस्टम को इस तरह खराब कर सकते हैं जिसे ठीक कर पाना हमारे बस की बात नहीं होती। कंप्यूटर बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से ही चलता है, बिना किसी प्रोग्राम के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमारा ये जो कंप्यूटर वायरस है वो कर क्या सकता है। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर में मौजूद डाटा को करप्ट या फिर डिलीट कर सकता है। आपके हार्ड डिस्क में स्टोर किए हुए डाटा को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है। कंप्यूटर वायरस ईमेल अटैचमेंट के जरिए या फिर किसी दूसरे माध्यम से एक कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर से जा सकता है और इस तरीके से ये पूरे हमारे कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग को ख़राब कर देता है। वायरस आपके कंप्यूटर के स्पीड को बहुत धीमा कर देता है और आपके फाइल और प्रोग्राम को भी ये डिलीट कर सकता है। अब हम लोग वर्म्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर वर्म्स क्या चीज़ होते हैं। वर्म्स भी कंप्यूटर वायरस की ही तरह होता है जो हमारे कंप्यूटर को बहुत नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये वर्म्स अपने आप में एकदम स्वतंत्र होते हैं। इनको किसी दूसरे कंप्यूटर में फैलने के लिए किसी व्यक्ति या फिर माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये खुद की मल्टीपल कॉपी करके नेटवर्क के जरिए अधिक से अधिक कंप्यूटरों में फैलता है। यह कंप्यूटर वर्म्स कंप्यूटर उपयोगकर्ता तथा कंपनियों के लिए विशेष रूप से अधिक खतरनाक होते हैं, जो उनके कंप्यूटर की महत्वपूर्ण डाटा फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं तथा कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को बिल्कुल कम कर देते हैं, जिससे कंप्यूटर के प्रोग्राम काम करना बंद कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो वर्म्स है वो फैलता कैसे है। कंप्यूटर वर्म्स आपके कंप्यूटर नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम में छिपी कमजोरियों का फायदा उठाकर कंप्यूटर में ऐसे नेटवर्क के रास्ते में घुसते हैं जहां पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं होता। अक्सर हैकर ईमेल या इंस्टेंट मैसेजेस मैलिशियस अटैचमेंट फाइल के साथ भेजते हैं। ये हैकर या साइबर क्रिमिनल इस तरह की फिशिंग करते हैं ताकि रिसीवर ये मैलिशियस प्रोग्राम फाइल खोलने के इच्छुक हो। जब गलती से यूजर अटैचमेंट या लिंक फाइल को खोलता है तो मॉलवेयर यानी कंप्यूटर वर्म्स तुरंत सिस्टम में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है या फिर किसी मैलिशियस वेबसाइट पर इंस्ट्रक्शंस हो जाता है। वर्म्स एक बार कंप्यूटर में आने पर खुद को रिप्लिकेट करने लगता है और दूसरे सिस्टम में घुसने का रास्ता देखता है। वर्म्स फाइलों को डिलीट करने और उन्हें मॉडिफाई करने की क्षमता रखते हैं। वैसे तो वर्म्स का पहला मिशन खुद को बार बार रिप्लिकेट करने का होता है और सिस्टम रिसोर्सेज जैसे बैंडविड्थ, प्रोग्राम फाइल्स या हार्ड ड्राइव स्पेस को बर्बाद करने के लिए होता है, क्योंकि ये सेल्फ रिप्लिकेट करता है। हैकर भी वर्म्स की मदद से बैकडोर इंस्टॉल करके कंप्यूटर को एक्सेस ले सकते हैं। इससे आपके जो मेजर इंफॉर्मेशन या डेटा है वो चोरी या फिर डिलीट भी हो सकती है। तो ये था वर्म्स के बारे में अधिक से अधिक जानकारी। अब मैं बात करता हूँ ट्रोजन हॉर्स की। तो ट्रोजन हॉर्स भी एक हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सिस्टम में नियंत्रण कर लेता है और मैलिशियस एक्शन को अंजाम देता रहता है। ट्रोजन वायरस की ही तरह अपनी को कॉपी तो क्रिएट नहीं कर सकते, परंतु ये वायरस को सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। ट्रोजन हॉर्स को ट्रोजन भी कहते हैं। ट्रोजन को लोग धोखे से डाउनलोड कर लेते हैं यह सोचकर कि यह फाइल सही है, परंतु ऐसा नहीं होता, बल्कि यह लोगों को फंसाने के लिए ट्रिक होती है। जिसे मान के चलिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूँ। एक दोस्त की फेसबुक आईडी हैक हो जाती है और उसकी आईडी से हमें एक मैसेज आता है कि इस गेम को डाउनलोड करो, ये बहुत बढ़िया गेम है, परंतु वह गेम ना होकर के ट्रोजन होता है। इस तरीके से ट्रोजन जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक फैलता है। अब हम बात करना चाहते हैं कि ये जो ट्रोजन हॉर्स है वो हमारे सिस्टम में किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले जो ट्रोजन है वो सिस्टम की फाइलों तथा डेटा को डिलीट कर सकता है, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन तथा पासवर्ड को भी चुरा सकता है, सिस्टम को लॉक कर सकता है, मॉलवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है, सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट कर सकता है या फिर सीडी को इन्फेक्ट कर सकता है, सिस्टम की स्क्रीन में मैसेज को शो कर सकता है और प्रोग्राम को भी बंद कर सकता है।
तो ये सारी चीज़ जो थी, ये सारी चीज़ वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्स से रिलेटेड जानकारी थी। अब हम बात करते हैं आखिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है। आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये ह्यूमन माइंड विचारों से उत्पन्न एक तरीके से हम कह सकते हैं क्रिएशन है। दुनिया के देश कई सदियों से अपने अपने अलग अलग कानून बनाकर इस ह्यूमन माइंड से उत्पन्न उपज को सुरक्षित करके चले आ रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ वह कानूनी अधिकार है जो किसी क्रिएटर, डिजाइनर, आविष्कारक या ओनर द्वारा बनाए गए किसी विशेष प्रोडक्ट, डिजाइन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, न्यू प्लांट वैरायटी, सेमीकंडक्टर चिप्स या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आदि को संरक्षित करता है, उस पर किसी दूसरे द्वारा अधिकार जमाने या फिर उसका गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से राइट हैं जो ह्यूमन ने खुद क्रिएट कर रहे हैं। अगर राइट का मतलब एक तरीके से कानून, क्योंकि हर एक चीज़ में कोई ना कोई प्रोटोकॉल या फिर कानून होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है, इसकी भी 2 कैटेगरी हैं। पहली है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इंक्लूड पेटेंट फॉर इन्वेंशंस, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है कॉपीराइट। तो अभी हम लोग बारी बारी से इन दोनों को ही समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर पेटेंट्स क्या होते हैं। पेटेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटेंट? पेटेंट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी बिल्कुल नई सेवा, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस या फिर प्रोडक्ट या डिज़ाइन के लिए प्रोड्यूस किया जाता है ताकि कोई उनकी नकल तैयार नहीं कर सके। दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जिसके मिलने के बाद यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोडक्ट को खोजती है या फिर बनाती है तो उस प्रोडक्ट को बनाने का एकाधिकार प्राप्त कर लेती है। एकाधिकार प्राप्त कर लेने का मतलब ये हुआ, जैसे अगर सपोज किसी ने कुछ बनाया है, लोगो बनाया है या फिर कोई प्रोडक्ट बनाया तो सेम उसी की कॉपी कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती। ये है पेटेंट का अधिकार। यदि पेटेंट होल्डर के अलावा कोई और व्यक्ति या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसी प्रोडक्ट को बनाती है तो यह इलीगल होगा और पेटेंट होल्डर ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी तो पेटेंट का उल्लंघन करने वाला कानूनी मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन यदि कोई इस प्रोडक्ट को बनाना चाहता है तो उसे पेटेंट होल्डर पर्सन या फिर कोई भी कंपनी जो हो उससे परमिशन लेनी होगी और रॉयल्टी देनी होगी। आप लोगों ने देखा होगा YouTube पर अगर सपोज आप कोई वीडियो डालना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे का कंटेंट आप चोरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से कॉपीराइट कंटेंट होता है। अगला हम लोग बात करते हैं ट्रेडमार्क की। आखिर ट्रेडमार्क है क्या? जनरली ट्रेडमार्क को हम ब्रांड या फिर लोगो भी कह सकते हैं जिसका यूज़ आप अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से अलग पहचान करने के लिए करते हैं। कोई भी शब्द या फिर नेम या फिर आप साइन या फिर डिवाइस एक ट्रेडमार्क हो सकता है। ट्रेडमार्क किसी बिजनेस की आइडेंटिफिकेशन और ऑनर या फिर विक्रेता से निर्मित या फिर दूसरों के द्वारा बेचे गए माल के डिफ्रेंशिएट करने के लिए और माल के जो सोर्सेज है उसको इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। संक्षेप में कहें तो ट्रेडमार्क एक ब्रांड का नाम है। यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है कि अ ट्रेडमार्क इज अ डिस्टिंक्टिव साइन that identifies certain good or services, product or provided by an individual or a company। जैसे सपोज किसी ने अपना कोई एक प्रोडक्ट बनाया तो उस प्रोडक्ट की पहचान के लिए वो कोई एक साइन या फिर कुछ ऐसा वर्ड जो यूज़ करे, लोगों का साइन भी यूज़ करे तो वो क्या होता है, उस कंपनी का एक तरीके से ट्रेडमार्क हो जाता है जिससे उसकी पहचान होती है। ठीक है, अच्छा हम बात करते हैं कि ट्रेडमार्क की आखिर ज़रूरत क्या है। अभी जो भी मैंने आपको जानकारी दी, आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर किसी कंपनी को ट्रेडमार्क की ज़रूरत क्या है।
तो आपको बता दूं कि ट्रेडमार्क भी एक तरीके से जो प्रॉपर्टी है उस पे उसका पूरा अधिकार होता है। किसी वस्तु पर मौजूद ट्रेडमार्क ये शो करता है कि किसी विशेष कंपनी की ओर से ये बनाया जा रहा है, या फिर ट्रेडमार्क का प्रयोग कोई व्यक्ति या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए करती है, किसी भी प्रोडक्ट की सेवा देने के लिए करती है। आमतौर पर किसी नाम या फिर सेंटेंस या फिर पर्सन या फिर कोई भी विशेष साइन या फिर डिज़ाइन या फिर कोई भी पिक्चर जो है उसको हम लोग ट्रेडमार्क बना सकते हैं, ठीक है। और कंपनी के सभी प्रोडक्टों पर उसका ट्रेडमार्क लगा होता है। तो ये तो था ट्रेडमार्क। अब हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पर उसकी पहचान होना। जैसे मान के चलिए अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस है, तो ये क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। मुरादाबाद की पीतल बहुत फेमस है, तो ये क्या है, एक तरीके से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है, अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज अ साइन यूज्ड ऑन गुड्स that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation due to that place of origin। आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया। अब हम बात करते हैं कॉपीराइट की। आखिर कॉपीराइट है क्या? देखिएगा, दरअसल कोई भी कंटेंट की चोरी करना कोई नई बात नहीं है। यह काम पहले से भी होता था और आज भी होता है, लेकिन आज इसको लेकर बड़े ही रूल्स और रेगुलेशंस बन चुके हैं। हालांकि हिस्ट्री में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र मिलता है जब कोई भी ओनर के सर्वश्रेष्ठ काम करवाने के बाद उसके हाथ काट दिए गए ताकि वे दोबारा वैसा काम ना कर सके। यानी कि कलाकारों को उनके ही काम की कॉपी बनाने का अधिकार नहीं था। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि ताजमहल जिसने बनाया उन लोगों के सभी के हाथ काट दिए गए ताकि वो इसकी दोबारा कॉपी ना कर सकें। इसी तरीके से क्या है, हर एक पर्सन ये चाहता है कि मेरी कंटेंट की कोई भी कॉपी ना करे। तो ये क्या है, एक कॉपीराइट एक्ट है जिसके तहत, या फिर ये एक कानून है जिसके तहत कोई किसी भी कंटेंट की कॉपी नहीं कर सकता। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं कि आखिर कॉपीराइट है क्या। कॉपीराइट असल में एक लीगल राइट है जो व्यक्ति को उसके कंटेंट की कॉपी बनाने या फिर एडिटिंग करने या फिर बेचने का अधिकार नहीं देता, अर्थात यानी मालिकाना हक प्रदान करता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी बनाई हुई किसी वस्तु या फिर सामग्री, कुछ भी हो, जैसे उसका कोई भी लेटर हो या फिर कोई भी साउंड हो, कोई भी मूवी हो या फिर पेंटिंग हो या फिर मूर्ति हो, उसको वो पब्लिश कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है और उसको बेच भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो एक तरीके से क्या थी, आपकी कॉपीराइट थी। यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है कि कॉपीराइट लॉज ग्रांट ऑथर्स, आर्टिस्ट एंड अदर क्रिएटर्स प्रोटेक्शन फॉर देयर लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक क्रिएशन जनरली रेफर टू एज वर्क। ठीक, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई यही कॉपीराइट है। अब हम बात करते हैं प्लेगियरिज्म क्या है। जब किसी ब्लॉग या वेबसाइट पर उपलब्ध कंटेंट जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन, फोटो, वीडियो आदि को नकल करके किसी दूसरे वेबसाइट या ब्लॉग पर यूज़ किया जाता है तो इस तरह से हम चोरी कह सकते हैं और इसी चोरी को ही प्लेगियरिज्म कहते हैं। इसके थोड़े और जानकारी हम लोग लेते हैं। यह एक प्रकार से ऑनलाइन चोरी या फिर कॉपीराइट भी है। जिस इंसान ने एक्चुअल रूप से इसे लिखा है वह ही इसका ओनर है और हम उसकी मर्जी के बिना उसके द्वारा बनाए गए कंटेंट को किसी दूसरी जगह से उपयोग नहीं कर सकते। अगर हम उसका कहीं और यूज़ कर रहे हैं तो ये इलीगल है जिसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। इस तरह की होने वाली चोरी का पता लगाया जा सकता है। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि आपके कंटेंट को कोई चोरी तो नहीं कर रहा है। इस तरह से बहुत सारे उपयोगी टूल्स उपलब्ध हैं जिनकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं।
तो चलिए हम लोग ये सब और इसको आसानी से समझते हैं। माना जैसे आपने कोई एक पोएम लिखी है, यह पूरी तरीके से आपके ही शब्द हैं। आपने अपनी मेहनत से और काफ़ी दिन लगा करके इन शब्दों को सेंटेंस के रूप में परोया है और फिर उनको आपने किसी जगह लिख दिया है। अब आपके द्वारा किए गए काम से आप उम्मीद रखते हैं कि यह लोगों तक पहुंचेगा और उन्हें ये पसंद भी आएगा, जिससे आपको इकोनॉमिक रूप से भी बेनिफिट होगा और साथ के साथ आपको एक तरीके से संतुष्टि मिलेगी कि आपने जो भी लिखा, आपकी जो पोएम है वो वायरल हुई और लोगों ने उसको पढ़ा। लेकिन जब उसकी जो पोएम है उसको आपको जानकारी बिना मिले कोई उसकी कॉपी करके किसी दूसरे वेबसाइट पर लिख दे, तो यह जानकर आपको बहुत दुख होगा। एक तरह से आप नाराज होंगे और चाहेंगे कि आपकी मर्जी के बिना कोई भी आपके शब्दों को कहीं पर भी इस्तेमाल ना करे। इसी को ही हम लोग प्लेगरिज्म कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ये क्या होता है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर प्लेगरिज्म के जो है वो नुकसान क्या क्या हैं। तो यहाँ पर जो नुकसान है कि यह एक ऐसा काम है जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है। आपके द्वारा किए हुए काम की चोरी की जाती है, जिससे आपके रॉयल्टी का नुकसान होता है। जब आप कोई भी जानकारी बहुत ही मेहनत करके लिखते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे उनको फ़ायदा मिलता है और इसके बदले में आपकी कुछ ना कुछ कमाई भी होती है। जब वही जानकारी कोई दूसरा व्यक्ति अपने वेबसाइट पर नकल करके डाल देता है, तो फिर आपके वेबसाइट पर या ब्लॉग पर आने वाले जो भी लोग होते हैं वह उस पर भी जाने लगते हैं, जिससे आपका काफ़ी नुकसान होता है। जब आपका ब्लॉग गूगल पर रैंक होती है तो उस पर अच्छी ट्रैफिक आती है, लेकिन जब आपका कंटेंट किसी और वेबसाइट पर हूबहू नकल करके डाला हुआ रहता है तो गूगल कंफ्यूज हो जाता है कि ओरिजिनल कौन है। जब तक आप जानेंगे नहीं कि आपका कंटेंट नकल किया हुआ है और गूगल को बताएंगे नहीं कि आप उस कंटेंट के ओरिजिनल मालिक हैं, तब तक गूगल उस पर एक्शन भी नहीं लेगा। तो आपकी रैंकिंग भी गिर सकती है और आपकी ट्रैफिक भी जा सकते हैं। जो प्लेगरिज्म जैसे गलत काम करते हैं, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, एक तरह से गलत काम ही है। तो ये था आपका प्लेगरिज्म। अब हम लोग बात करते हैं कि डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। विद द राइट्स ऑफ द इंटरनेट, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स रिप्रेजेंट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जिस तरीके से आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थे, उसी तरीके से आपके क्या है, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स भी बने। ठीक है, तो एज द इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, digital products provide their creator with certain protection under the digital property rights. Like intellectual property right, these digital property right put digital property on the same playing field as patents, copyright and trademark, brands, etc. etc. यानी जिस तरीके से हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मैंने अभी आपको पढ़ाए थे, सेम इसी तरीके से डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स भी हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर लाइसेंस का मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो उसका लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी है और जो यूज़र है, उन दोनों के बीच में कोई एक समझौता होना चाहिए कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसकी कॉपी वगैरह नहीं करूँगा। अगला है कॉमन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस। इसमें ये जो है, ये दो तरीके के इसमें सॉफ्टवेयर लाइसेंस हैं। कौन कौन से दो तरीके से हैं, एक तो है आपका सिंपल और एक है ओपन सोर्स के लिए। ठीक है, तो इनको हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय अ सप्लायर एंड मेड अवेलेबल फॉर यूज अंडर द एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। यानी ये क्या है, ये जो इसको खरीदता है वही इसको प्राप्त करता है। ये उस तरीके का सॉफ्टवेयर है। ये भी तीन तरीके के हो सकते हैं। पहला है पर डिवाइस लाइसेंस, यानी जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसी डिवाइस के लिए ही वो लाइसेंसेबल है, वो सॉफ्टवेयर यूजेबल है। अगला है पर यूज़र, यानी एक यूज़र के हिसाब से। फिर है साइट लाइसेंस, यानी एक तरीके से खरीद लिया और काफ़ी जगह हम लोग उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ जो है वो किससे रिलेटेड है, ये है कॉमन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस से रिलेटेड। अच्छा, एक टर्म है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से इंटरनेट के माध्यम से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी लाइसेंस या फिर कोई भी आपको पैसा नहीं देना होगा। यहाँ पे बहुत सारे हमारे ओपन सोर्स हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस है और आपका पाइथन है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, पेड सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला है एग्रीमेंट टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर। एग्रीमेंट टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि हम लोगों को एक एग्रीमेंट कराया जाता है जब हम लोग उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है A software license agreement is an agreement between your company and your customer for the use of the software you have to the right to। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए हम लोग को एक एग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होगा, जो कंपनी होगी और जो कस्टमर होगा या फिर जो यूज़र होगा उसको उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करने का प्रॉपर तरीके से राइट हो। अगला है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगला पॉइंट है इसमें फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि आपके पास फुल्ली फ्रीडम है किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन रेफर्स टू अ सिटीजन्स राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। अगर आपको किसी के बारे में जानकारी लेना है तो आपको पूरा राइट है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पर एक और है डिजिटल डिवाइड। इसमें यही है कि जो सोसाइटी है वो पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड है, वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।